जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर हम आगाज़ करें ये SNPO का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसके अंदर एक मेजरली चीज़ आती है इनकम की कैटेगरीज़, किस किस को कैसे कैसे कब कब क्या ट्रीट करना है। पहली इनकम आएगी हमारी फ़ी फॉर सर्विस। अगर हम ले रहे हो SNPO फ़ी फॉर सर्विसेज, कोई सर्विसेज दे रहा है उसके अगेंस्ट पैसे ले रहा है, तो कैश डेबिट सर्विस फ़ी इनकम क्रेडिट हो जाएगी। डोनेशन या कंट्रीब्यूशंस अगर आ रही हैं तो फिर क्या होगा। डोनेशन आ रही है, एक रूटीन की डोनेशन है, जब रिसीव होगी तो कैश डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट हो जाएगी। कोई रिसीवेबल है, किसी का एग्जैक्टली पता चल गया है, तो रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट हो सकती है। अगर किसी बंदे ने कोई कंट्रीब्यूशन दे दी है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, मसलन मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, बिल्डिंग बनाते हुए उसने मुझे कंट्रीब्यूशन दे दी मटेरियल की। या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रही है, मेडिसिन वगैरह उसके पास हैं, वो मेडिसिन फ्री में दे देती है या डिस्काउंटेड प्राइस पर दे देती है, तो किसी बंदे ने मेडिसिन उठाकर लाकर दे दी हैं, तो तब क्या होगा, तब वो वाली इन्वेंटरी डेबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मटेरियल आ गया है, इन्वेंटरी डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट अगर वो मेडिसिन वगैरह हैं। लेकिन लिखनी किस पर है? फेयर वैल्यू पर लिखनी है। किस पर लिखनी है? फेयर वैल्यू। अगर यही मटेरियल मुझे मिलता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और वो मैं बिल्डिंग में यूज कर रहा हूं, तो फिर यही वाली एंट्री हो जाएगी CWIP डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट रीजन उसकी ये है कि जो भी कंट्रीब्यूशन मुझे मिलेगी, चाहे कैश की फॉर्म में मिले चाहे मटेरियल की फॉर्म में मिले, अगर वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए होगी तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल IS-20 जैसा है, ग्रांट जैसा है। ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या है? एसेट बनाने के लिए अगर मिले तो कैश, एसेट के लिए मिले तो क्या ट्रीटमेंट है? कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक सेम ट्रीटमेंट है हमारे यहां पर SNPO में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या ट्रीटमेंट है? सेम ट्रीटमेंट है। तो फिर इस वजह से एंट्री क्या बन जाएगी मेरी? किसी बंदे ने मटेरियल दिया है, बिल्डिंग के लिए दिया है, बिल्डिंग ने फ्यूचर में क्या होना है? डेप्रीशिएट होना है। तो अगर मुझे वो कैश दे देता तो मैं क्या एंट्री पास करता? कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट करता। अब उसने कैश नहीं दिया, मुझे क्या दे दिया? मटेरियल दे दिया, तो मैं मटेरियल कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो गया, CWIP डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल, कौन सी? रिसीवेबल अगर हो तो रिसीवेबल में दो किस्म की कंट्रीब्यूशंस उसने दी हैं हमें, एक बीक्वेस्ट की और एक दी है प्लेज के नाम से। कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल मिली नहीं है, मिलेगी। किसी ने कहा कि जनाब मैं आपको मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसकी? NPO की। किसी ने कहा मैं आपको जनाब 6 महीने बाद अपनी क्या नाम है फैक्ट्री से कमाऊंगा और मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक, तो इस किस्म की दो किस्म की कंट्रीब्यूशन, वादा, ये क्या है? वादे हैं। तो वादे वफा पता नहीं होते हैं कि
नहीं होते। हो सकता है आज उस बंदे ने क्या दिया हो, आज उस बंदे ने क्या दिया हो कि जनाब मैं 10 लाख दूंगा, और कल को तब्दीली आ जाए और तब्दीली आ जाए तो वो कहे मैंने कब कहा था, तुम कौन, मैं कौन? तुम कौन, कब मैंने बोला था। यू टर्न हो जाए, न्यूट्रल नहीं नहीं गलत बात नहीं करनी, यू टर्न हो जाए, वो बंदा मुकर जाए। सिंपलिसिटी ये मुकरना ही है ना, कि मैंने कहा था 10 लाख दूंगा, अब नहीं दे रहा, मैंने कब कहा था। ये भी हो सकता है कि उसने सीरियसली कहा हो कि मैं दूंगा और वो कायम भी हो, लेकिन पहले उसके पास था, पैसा मौजूद था, अब उसके पास पैसा ही नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक, इट डिपेंड्स। तो कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल में क्या मैं रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, रिसीवेबल डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। बेटा परेशान नहीं होना, नजर उधर नहीं आना, इधर है, हाँ उधर ना ढूंढने, इधर फोकस नॉलेज के ऊपर कर लें जरा। इफ क्राइटेरिया मेट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड, अल्टीमेट कलेक्शन इज रीजनेबली एश्योर्ड। ये क्राइटेरिया है, अगर क्राइटेरिया मेट हो तब लिख सकते हैं रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। क्राइटेरिया क्या है, दो चीजें पूरी हो जाएं, नंबर 1 अमाउंट टू बी रिसीव्ड कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड, दूसरी चीज अल्टीमेट कलेक्शन रीजनेबली एश्योर भी हो। अब उस बंदे ने क्या दिया है आपको पता ही नहीं है, आप कह रहे हैं यार पता नहीं ये देता है कि नहीं देता, क्या तो दिया इसने, वादा तो कर लिया है, देता है या नहीं देता, तो फिर इसका मतलब रीजनेबली एश्योर ना हुआ। ऑन अदर हैंड एक बंदा है वो रूटीन में आपको देता रहता है और उसने कह दिया कि जनाब 6 महीने बाद आपको मिलेंगे, ठीक, और ये उसकी रूटीन है, वो देता है और पहले बोल देता है और फिर दे देता है, अपने वादे निभाता है। अब ये रीजनेबली क्या हो गई, एश्योर हो गई कि यस मिल जाएगा, तो फिर इसका मतलब है साल, इसी साल में लिख लो रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। तो ये दोनों मिसालें दे दी हैं, इसके अंडर 2 चीजें वो कहता है। ये डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट भी हो सकती है, अगर ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो, अगर वो वाले पैसे एसेट के लिए हों तो फिर क्या करेंगे, रिसीवेबल लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब रिसीवेबल की कैटेगरी में एक आती है बीक्वेस्ट, एक आती है प्लेज। बीक्वेस्ट कहते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना बाय विल को। तब तक बंदा ये कह सकता है जनाब मैं तो 6 महीने बाद मर जाए, नहीं पता ना, बाय विल है, तो जब मरेगा, जब मिलेगी, ले लेंगे, ट्रांसफर होगी, तब पैसे मिलेंगे तो लिख भी लेंगे। तो तब लिखना है ऑन रिसीट बेसिस। प्लेज है, प्लेज किसको बोलते हैं, अ प्लेज इज अ प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट। इस जगह पर प्लेज का वर्ड क्या है, प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट। IAS 16 में प्लेज का मतलब है सिक्योरिटी के तौर पे दे देना, ठीक है। तो यहां पर हमने यहां के प्लेज के हिसाब से देखना है। अंडर दी एसेट टू एन NPO रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, ये हमें लिखने को भी दे सकता है, थ्योरी भी दे सकता है कि प्लेज को कैसे लिखोगे, कब लिखोगे। तो आप कहेंगे जब क्राइटेरिया मेट होगा, नंबर 1 क्राइटेरिया के अंदर 2 कंडीशंस, ठीक है जी, रीजनेबली एस्टिमेटेड और रीजनेबली एश्योर्ड, ये 2 कंडीशंस। उसके बाद एक और कंडीशन, तो यहां पर मैं ये 2 कंडीशन यहां पे लिख देता हूं क्राइटेरिया की। तीसरी कंडीशन है रीजनेबल एश्योरेंस दैट NPO विल कंप्लाई विद द कंडीशंस। कोई कंडीशन लगाई हो, ठीक, क्या आप ये काम करेंगे तो मिलेगी, तब मैं दूंगा कंट्रीब्यूशन। चौथी चीज, कंट्रीब्यूशन इज नॉट डिपेंडेंट
ऑन एनी कंटिजेंट इवेंट आउटसाइड एनपीओ कंट्रोल। एनपीओ के कंट्रोल से बाहर चीज ना हो, फ्यूचर के ऊपर कि फ्यूचर में ये काम होगा तो काम होगा, और वो काम भी उसके कंट्रोल में ना हो। मसलन बंदा कहे ये बंदा 20 लाख देगा ना तो मैं भी दे दूंगा, तो क्या ये एनपीओ के कंट्रोल में है उसका 20 लाख देना? वो 20 लाख देगा, मैं भी 10 लाख दूंगा। ये अगर कहते कोई बंदा कहता है कि यार पहले उनसे से निकलाओ, अब ये एनपीओ के कंट्रोल में नहीं है, तो इस वजह से तब तक जब तक वो बंदा दे नहीं देता पैसे, कंट्रोल में उसके आ नहीं जाती चीज, तब तक नहीं लिखी जाएगी, बाकी चीजें हो भी रही हों। ठीक है जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट आती है मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह। इसके लिए तो आपका पूरा का पूरा एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है। क्या बनता है जी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसको सारे लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बोलते हैं, मैं इसे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट बोलता हूं। क्यों भला? इसका बीडी भी होता है, इसका सीडी भी होता है, और अगर इन एडवांस आ जाए पैसे तो इसका बीडी इन एडवांस का भी होता है, इसका सीडी इन एडवांस का भी होता है, और एंट्री जब तक आप रिसीवेबल का वर्ड बोलते नहीं है तब तक एंट्री नहीं बनती। अगली एंट्री है रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, और उससे अगली एंट्री है कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट, जनरली क्या है ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट है, और नाम उर्फे आम में इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोल दिया जाता है। यह वाली फिगर आपकी आ जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फॉल कर जाती है। ज्वाइनिंग फी, जब कोई बंदा ज्वाइन करेगा तब कैश डेबिट ज्वाइनिंग फी इनकम क्रेडिट। लाइफ मेंबरशिप फीस, इसके बारे में स्टैंडर्ड अब कहता है इसको रिकॉग्नाइज करना है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक, इसका मतलब इसकी एंट्री होनी है कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट या डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। इट कैन नॉट बी स्टेटेड नाउ एज कैश डेबिट फंड क्रेडिट, नेवर एवर। किसी ज़माने में, किसी अटेम्प्ट्स में, पुराने ज़माने में ये पॉसिबिलिटी थी जब स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता था, तब पॉसिबिलिटी थी किसी हद तक। हम 2-3 तरह से एंट्रीज पास कर लिया करते थे लाइफ मेंबरशिप फीस की, अब नहीं, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या? सो जाना है, कैश डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। इसको मैंने कहा था खाना कम था। अच्छा, व्हेन अमाउंट रिसीव्ड वी रिकॉर्ड एज लायबिलिटी। हम क्या करेंगे जब भी पैसे आएंगे तो क्या करेंगे? लायबिलिटी में लिखेंगे। यहां पर ठीक है जी, अब आवाज आ रही है? अब पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अब क्या है, तो ये चेंज हो चुका हुआ है। अब कहीं पर पूरी स्टडी टेक्स्ट में ऐसी कहानी नहीं है फंड वाली। किस वजह से नहीं है? अब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ने अप्लाई होना है, तो स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन में फंड की बात आ ही नहीं सकती। फंड है 2-3 किस्म का, अनरेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड इंटरनली, रेस्ट्रिक्टेड एक्सटर्नली और रेस्ट्रिक्टेड में एंडोमेंट। फंड बस अब 4 किस्म के। ठीक, तो उसकी कहानी की बातें बाद में करते हैं। फिर उससे के बाद आपकी एंट्री आएगी डेफर्ड इनकम डेबिट और लाइफ मेंबरशिप फी इनकम क्रेडिट। इट वुड बी अमोर्टाइज्ड, ट्रांसफर पोर्शन of the year from liability to income। अच्छा, ये 5 साल जो है, क्या ये एस्टीमेट होगा? 5 साल
कि ये 5 साल तक हमारे पास मौजूद रहेंगे बंदे, या 10 साल तक रहेंगे, या 15 साल तक रहेंगे, तो 8, 10, 15, 20 बंदे हों और लाइव मेंबरशिप मौजूद हो, और हमने कहा यार एस्टिमेटेड बेसिस पे 10 साल में इसे ट्रांसफ़र करेंगे, एक बंदा दरमियान में से उड़ भी जाता है, तो क्या होगा? किसी ज़माने में हम उसकी भी एंट्री पास कर दिया करते थे, इसे उठाओ और फंड में ले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, फंड में जा ही नहीं सकता डायरेक्टली, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इनकम में ले जाने का सवाल पैदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जजमेंट इस्तेमाल की जाएगी। क्या की जाएगी? जजमेंट इस्तेमाल की जाएगी, या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पढ़ा जाएगा। अव्वल तो वो मारेगा नहीं किसी को, अव्वल तो वो मारेगा नहीं किसी को एग्जामिनर। अभी तक तो ऐसे मैंने मरता हुआ नहीं बंदा देखा एग्जामिनर के हाथों, मीन्स अंदर नहीं, क्वेश्चन के अंदर नहीं मारता, मतलब ये है मैंने नहीं देखा। हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन हैं कोई उठाकर देखें और मुझे बताएं कि कोई बंदा उन्होंने मारा हो। नहीं मारते, नहीं मारते, वो मरते हैं तो हम मरते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर नहीं मारा होगा उन्होंने बंदा, ठीक है। तो लिहाजा मरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। छोड़ दें उसकी कहानी को। नो चांस टू टेक इट इन द डायरेक्टली फंड, इवन ऑन डेथ नो चांस टू रूट इट डायरेक्टली टू द फंड फ्रॉम डेफर्ड लायबिलिटी। हम इससे पहले इस्तेमाल किया करते थे, ASNPO के आने से पहले इस तरह की हरकतें हम किया करते थे। इन्वेस्टमेंट इनकम, जिस भी किस्म की इन्वेस्टमेंट होगी, बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश या बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। अगली इनकम आती है हमारी, कोई हम बार कर रहे हैं, खोला हुआ है, कैफ़े है, कैंटीन है, इस तरीके की चीज़ें, तो उसका आप पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, GP एक्सपेंसेस, कैंटीन वगैरह की सैलरी, अदर कैंटीन के एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट करके। ये नेट प्रॉफिट जो है ये इनकम के तौर पर लिखा जाता है। सरप्लस फ्रॉम रनिंग एन इवेंट, अगर तो इवेंट आप खुद करवा रहे हैं, NPO करवा रही है, फिर तो आएगा, फिर तो आएगा। इवेंट फी में से इवेंट के एक्सपेंसेस लेस करके प्रेजेंट भी हो सकते हैं और अलग-अलग मेंशन कर दें तो भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके कंट्रोल में ही नहीं है, वैसे अलग-अलग करना चाहिए। जनरली क्या करना चाहिए? अलग-अलग करना चाहिए इवेंट के एक्सपेंसेस, और क्योंकि इनकम और एक्सपेंस जनरली अलग-अलग होना चाहिए, सेपरेटली होना चाहिए। इसके ऊपर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक एग्जांपल भी मौजूद है सेपरेटली की, कि इसे ग्रॉस बेसिस पे बुक किया जाए या नेट बेसिस पर बुक किया जाए, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन ग्रॉस। अलग-अलग करो। अगर आपके कंट्रोल में ही नहीं है, मसलन इवेंट करवाया उसने और पैसे आने हैं NPO को, तो इवेंट तो वो करवा रहा है और कह रहा है कि जनाब मुझे ये जो पैसे जो भी होंगे ना, ये हम ईदी फंड को दे देंगे, ईदी में जमा करवा देंगे। तो फिर ईदी को तो कोई मसला नहीं है ना कि फंड कैसे जनरेट हो रहा है, किसी ने कॉन्सर्ट करवाया या नहीं करवाया। ईदी को तो बस जो पैसे आने वो इनकम बनेगी। लेकिन अगर ईदी फाउंडेशन खुद एक कॉन्सर्ट अरेंज करवाती है टू गेट द डोनेशन, तो फिर क्या होगा? जो पैसे आ रहे होंगे वो इनकम होंगे और जो खर्चा हो रहा होगा वो एक्सपेंस होगा। ठीक। कंट्रीब्यूशन नॉन रेसिप्रोकल गैर बाहमी ट्रांसफ़र टू NPO है। ये कैश भी हो सकता है, अदर एसेट भी हो सकते हैं, और नॉन रेसिप्रोकल लायबिलिटी की सेटलमेंट भी हो सकती है। एक बंदे ने पैसे देने हैं, वो पैसे ना दे, ओके माफ़, तो लायबिलिटी डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एक बंदे ने कैश दे दिया तो कैश डेबिट, कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। आगे बढ़ें जी। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, फिर लोन डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट। अच्छा जी, अब कंट्रीब्यूशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं।
रेस्ट्रिक्शन के ऊपर एक इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली इंपोज हो सकती है। क्या हो सकती है? एक्सटर्नली इंपोज रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। इंटरनली इंपोज रेस्ट्रिक्शन आपकी कंट्रीब्यूशन में जा ही नहीं सकती। ये नहीं हो सकता कि फलाने बंदे ने पैसे दिए हैं और हम बैठे हुए कहें कि फलाने बंदे ने जो उससे पैसे दिए ना, इससे हम बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक, ये नहीं कर सकते। इंटरनली रेस्ट्रिक्शन मौजूद है, लेकिन इंटरनली रेस्ट्रिक्शन के लिए पूरी बीओडी की एक अप्रूवल की जरूरत है। वो अप्रूवल होगी या ट्रस्टीज की अप्रूवल, वो होगी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में से ही ट्रांसफर हो सकती है, डायरेक्टली इनकम में नहीं फाल कर सकती। इंटरनली रेस्ट्रिक्शन डायरेक्टली इनकम में फाल नहीं कर सकती है, इनकम में डायरेक्टली लैंड नहीं करेगी वो, इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड। तो रेस्ट्रिक्शन एक्सटर्नल होगी या एंडोमेंट होगी, यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट आपने क्या करना है? मेंटेन करना है। या अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होगी, इंटरनली नहीं होगी। डन। अच्छा, एंडोमेंट होगी तो एंडोमेंट के अंदर कैश डेबिट एंडोमेंट फंड क्रेडिट होगा। यहां पर क्या आएगा? फंड, डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में फाल कर रहा होगा एंडोमेंट। उससे अगर कोई सेविंग्स होती हैं, बैंक के सेविंग अकाउंट में वो पैसा रख देते हैं, वो वाला पैसा, और टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली, कि ये वाला पैसा कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी और मकसद में इस्तेमाल नहीं होना, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम आएगी। जो इंटरेस्ट इनकम आएगी उसके अंदर स्प्लिट हो सकता है काम, कि कुछ पैसा उसमें से निकाला जाए और कहा जाए कि जनाब ये फंड का हिस्सा बनाते रहना, एक्यूमुलेट, मजीद बढ़ाते रहना है। तो इनकम के अंदर ये वाली कहानी हो सकती है। लाइक इनकम में ये एंट्री पास की जा सकती है, बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और एंडोमेंट फंड क्रेडिट। बैंक में आए 50 रुपये, 30 रुपये हमने रखे इनकम में, 20 रुपये मजीद एंडोमेंट फंड बढ़ा लिया। दिस इज पॉसिबल। ले जी, अब आती है ओवरऑल पूरी ग्रैंड समरी ऑफ द स्टैंडर्ड। क्या आती है जी? ग्रैंड समरी ऑफ द स्टैंडर्ड, ओवरऑल समरी। यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कंट्रीब्यूशन मुझे मिलती है एक्सपेंसेस के लिए, और वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए मिलती है। क्या मिलती है? करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए। तो अगर करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए कोई किसी बंदे ने पैसे दिए हैं तो क्या करने चाहिए? उसे करंट ईयर की इनकम बना देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? करंट ईयर की इनकम बना देना चाहिए। तो कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट इसकी एंट्री हो जाएगी। टैब नहीं लगा यहां पे, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। शुक्र है मैंने क्रेडिट साथ लिखा हुआ था, ये थोड़ा सा आगे नहीं गया। अच्छा, आगे चले जी। अगर कंट्रीब्यूशन मिलती है मुझे एक्सपेंसेस के लिए ही मिलती है, लेकिन फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए मिलती है, करंट भी हो सकता है उसमें शामिल, करंट एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस। कहता है 2022 में कंट्रीब्यूशन मिली, और वो कहता है ये वाली जो कंट्रीब्यूशन मैं दे रहा हूं ना आपको 2022, 23, 24 और 25 4 सालों के लिए दे रहा हूं। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए दे रहा हूं। तो अब 4 सालों के ऊपर मुहीत करके लेके जाओगे, कहां पे लेके जाओगे? डेफर्ड लायबिलिटी में लेके जाओगे इसे। ठीक। अब यहां पर एक बड़ी मजेदार कहानी हो सकती है, बड़ी मजेदार कहानी हो सकती है। अब पैसे मिले हैं मुझे 500, पैसे मिलेंगे कितने मुझे? 500, और 4 सालों के लिए मिले हैं। 4 सालों में एक्सपेंसेस जो भी, ये फलाना एक्सपेंस जो भी होगा ना वो मेरे जिम्मे। मसलन स्कूल के टीचर की सैलरी जो होगी ना वो मेरे जिम्मे। 4 साल के जितने भी आपकी आती है ना वो आपने पे करनी है,
ये जो भी मैं फंड दे रहा हूं इसमें से पे करनी है। कैश डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी, क्रेडिट। पहले साल में आई सैलरी 30 रुपए, नया नया स्कूल खोला था। अब क्या करें, सैलरी देनी है कितनी है, 30 रुपए। तो मैं अब एक्सपेंसेस भी क्या करूंगा, डेफर्ड लायबिलिटी में से निकालूंगा, इनकम 30 की बुक कर दूंगा और इसके अगेंस्ट आपका एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 30 रुपए। अगले साल 100 का एक्सपेंस हो जाता है सैलरी के ऊपर, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 100 का। तो मैं क्या करूंगा, मैं वंस अगेन डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट करूंगा, 100 रुपए की मैं भी इनकम बना दूंगा। उससे अगले साल में मजीद तरक्की हो रही है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 200, मैं भी क्या करूंगा, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट कर दूंगा 200 की। कितने साल हो गए, 3 साल। कितने साल हो गए, 3 साल। क्या कहा था, 4 साल के अंदर करेंगे। क्या करेंगे, 4 साल। मेरा अगले साल एक्सपेंस हुआ 70 का, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 70 का। अब दूसरी कंडीशन पूरी हो गई है, 4 साल वाली। क्या हो गई है, 4 साल वाली कंडीशन पूरी हो गई है। अब क्या करें, अब बस डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट करो और कहानी को ख़त्म कर दो। ये एक्सट्रीम केस के अंदर है जिसकी पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग क्या है, कोई मेरा ख्याल है 2-3 अटेम्प्ट्स, 4 अटेम्प्ट्स के बाद हो सकती है। अभी आसान सी क्या है, अभी आसान सी, अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो इस लेवल पर जाके कोई हरकत करेगा। लिहाजा टेंशन ना लें, 2 एंट्री सीखें, कैश डेबिट, डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। ये ऐसी कहानी मौजूद है, एक आधी जगह पे थ्योरेटिकली लिखी हुई है बुक के अंदर। तो बताएं जनाब कितने बनाऊंगा, कितना, 200 जमा 300, 300 और 30 170, 170 का बाकी रह गया। मैं इसको 70 की बजाय 80 कर देता हूं ताकि मैच ना हो जाए। तो जब 4 साल पूरे हो गए हैं, अब कहानी क्या हो गई है, खत्म। एक थी पॉसिबिलिटी, ये तरीका कार डील करने का था, ये दूसरा तरीका कार है इक्वली स्पैन करके भेज दो। दूसरा तरीका कार क्या हो सकता है, इक्वली स्पैन करके भेज दो। अभी खर्चा तो हुआ ही नहीं, तो फिर वो इनकम बनती चली जाएगी। 4 साल के ऊपर इक्वली 125 की इनकम आ जाएगी। द अदर वे इज टू, डिपेंड करता है आपको सिचुएशन क्या बोलता है, इट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर सिचुएशन। अगर वो लिख देगा इक्वली तो हम इक्वली ले जाएंगे, अगर वो लिख देगा जनाब जितना खर्चा होगा उतना ही हमने इनकम बनानी है, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। अगर कुछ भी नहीं लिखता फिर मौजें आपकी, फिर इक्वली करें और कहानी खत्म कर दें। ठीक है ना, चलें जी। समहाउ हमने सारी की समरी ये सीखी, कैश डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट करनी है और फिर डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट करनी है ओवर द ईयर्स, जैसे भी हो। इससे अगली कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया शुरू हुआ जाता है। कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू एसेट मिलती है आपको, पीपीई, डेप्रिशिएबल एसेट। क्या जी, डेप्रिशिएबल एसेट मिलती है। तो अब बिल्कुल IAS 20 की तरह डेप्रिशिएबल एसेट की जो भी ग्रांट मिलती है उसकी क्या एंट्री पास करते हैं, कैश डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं, और बाद में डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट करते हैं जब आप डेप्रिसिएशन करते हैं, और लाइफ भी सेम रखते हैं जो क्या है, एसेट की लाइफ है। तो IAS 20 वाली सेम ट्रीटमेंट यहां पे होगी।
आसान अल्फाज में IAS 20 वाली सेम ट्रीटमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट वाली सेम ट्रीटमेंट यहां पर हो जाएगी, लाइक IAS 20। ग्रांट ऑफ एसेट क्या करना है जी, मेक इट इनकम ओवर द पीरियड दैट इज एड इनिशियली एज डेफर्ड लायबिलिटी, और फिर उसको क्या करो, ट्रांसफर कर दो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या जी, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है और वो एसेट है नॉन डेप्रीशिएबल। कौन सा एसेट है? नॉन डेप्रीशिएबल। नॉन डेप्रीशिएबल कौन सा होता है? लैंड। क्या होती है जी? लैंड। लैंड के लिए कोई कंट्रीब्यूशन देता है तो फिर क्या करना है? क्या लैंड ने डेप्रीशिएट होना होता है? क्या आहिस्ता आहिस्ता करके प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकती है? जैसे डेप्रीशिएबल एसेट है, वो उसकी डेप्रीसिएशन आहिस्ता आहिस्ता करके प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही है, तो हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड ग्रांट या उससे रिलेटेड कंट्रीब्यूशन को भी क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके इनकम बनाते हैं। अब यहां पर जा ही नहीं सकती है, कहानी नहीं है, इनकम में भी नहीं लेके जाएंगे, चुप करके इसको लैंड करवाएंगे फंड के अंदर। नाउ दिस इज एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड फंड, ये एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड फंड है। और ये यहाँ पर इनकम का नीचे दे रहा है, ये इनकम नहीं, अब इसको सीधा सीधा सा उठाना है, लैंड फंड में उठा के लैंड करवाना है। किधर पेश लैंड के अंदर स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट के जरिए फंड एंड लायबिलिटी के अंदर, फंड के अंदर ले जाके हिट करोगे। अच्छा, क्या करेंगे? एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड फंड। इक्विटी आप वर्ड यूज नहीं करोगे ना बेटा, आप क्या वर्ड यूज, फंड यूज। हाँ, नेट एसेट या अकाउमुलेटेड फंड। हाँ जी, नेट एसेट या एक्यूमुलेटेड फंड या इस तरीके की बात यूज होगी। ठीक है जी, नेट एसेट बोला जा सकता है या फंड लफ्ज बोला जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट के अंदर रूट होगी, वहां से आगे चलेगी कहानी। ठीक है जी, लैंड की कहानी, कैश डेबिट, एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड फंड, लैंड फंड के नाम से आप ले लेंगे। आपको 200 मिलियन मिला है, आप 200 मिलियन फंड में ले जाएंगे, और बाद में जब लैंड खरीदेंगे तो लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट। लैंड खरीदी, लैंड डेबिट और बैंक क्रेडिट, 180 मिलियन की लैंड खरीद ली। अब लैंड ने डेप्रीशिएट नहीं होना, लैंड ने अपनी बैलेंस शीट में अलग खड़े रहना है और फंड ने अलग खड़े रहना है। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बात क्लियर है बेटा? अब आती है कहानी, कंट्रीब्यूशन ली है फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट। तो डेट में टोटल 3 कहानियां, 4 कहानियां बल्कि। देखना यह है, इन ओरिजिनली ये डेट लिया था, ये किस मकसद के लिए लिया? जैसा मकसद वैसी ट्रीटमेंट। मकसद कितने हैं? ऊपर जो मकसद डिस्कस किए ना वही है। एक मकसद ये वाला, पहला मकसद आप लेकर आएंगे ये वाला, दूसरा मकसद है ये वाला, तीसरा मकसद है ये वाला। मुझे कंट्रीब्यूशन किस लिए मिली है कि मैं क्या करूं, लोन रीपे करूं। देखना है लोन लिया किस लिए था। क्या लोन लिया था? फ्यूचर के एक्सपेंसेस के लिए। क्या लोन लिया था? डेप्रीशिएबल एसेट लेने के लिए। क्या लोन लिया था? नॉन डेप्रीशिएबल एसेट लेने के लिए। जैसा मकसद था लोन लेने का, वैसी ही ट्रीटमेंट लेकर आएंगे किसकी? कंट्रीब्यूशन मिली लोन रीपे करने के लिए। पहली ट्रीटमेंट
अगर लोन लिया था फॉर फ्यूचर एक्सपेंस, तो उसके लिए क्या काम करते होते हो? फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए काम करते हो ना, यस सर, कैश ये वाला काम करते हो ना, ठीक। तो अब इसकी अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूं, मैंने यहाँ पे डिटेल वाली बात नहीं लेकर आया हुआ, या लेकर आया हूँ? नहीं लेकर आया। थोड़ी सी एक बात डिटेल में समझाने लगा हूँ लोन से रिलेटेड। मैंने लोन लिया था कैश डेबिट लोन क्रेडिट 300 मिलियन का फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस लिया था, अगले 10 साल के एक्सपेंसेस के लिए लिया था, अगले 3 साल के एक्सपेंसेस के लिए लिया था, क्योंकि कम मिल नहीं रहा था। बैंक कहते हैं जनाब आपने लेना है तो लोन लेना है तो लें, ये मिलेगा आपको, क्या नाम है, 300 मिलियन से कम नहीं देते हम लोन, 300 मिलियन लेना पड़ेगा। अब 300 मिलियन हमारी ज़रूरत के लिए थोड़ा सा क्या था, ज़्यादा था, 3 सालों के एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, हमने कहा अच्छा अभी पैसों की ज़रूरत है, 3 साल के एक्सपेंसेस के लिए कर लेते हैं, ठीक। या हमने डेप्रिशिएबल एसेट लेना था 250 मिलियन का, उन्होंने कहा नहीं 300 मिलियन मिलेगा, तो क्या होगा, 300 मिलियन हमने ले लिया, व्हाट्स एवर द रीज़न, 300 मिलियन से लोन ले लिया, कहानी ख़त्म। अब लोन लिया था, मकसद देखना है किस लिए लिया था, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए लिया था। अब मुझे मिली डोनेशन, अब मुझे मिली कंट्रीब्यूशन, किसके लिए जनाब, ये लोन है ना, हमने कहना शुरू कर दिया जनाब काइंडली बिजली का बिल पे करना है, लोन दे दें, होता ना ऐसा, तो बिजली का बिल पे करना है, लोन दे, ये किस पैसे शिवाज की चुप है। अच्छा, तो लोन ले लिया हुआ है, अब हम कह रहे हैं जनाब लोन रीपे करना है, आपकी मेहरबानी पैसे दे दें। क्या करना है, हमने लोन लिया हुआ है, काइंडली मेहरबानी पैसे दे दें। एक बंदा उठा, उसने कहा ये लें जनाब 250 मिलियन आपका हुआ। 250 रुपये के हिसाब नाल काम है। ठीक है जी, तो मेरे पास बैंक में पैसा आया, और किस लिए आया है, फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, और वो लोन किस लिए यूज होना है, लोन किस लिए लिया था, एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस 4 साल के, एक्सपेंसेस 30 साल। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसे डेफर्ड लायबिलिटी में रखूंगा, जितने भी पैसे आए, 200 आए, 300 आए, अब जो उनसा पैसा आया होगा उससे मैं लोन उतारता रहूंगा, लोन उतार दूंगा, लोन डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब जितना पैसा आया मैंने उतार दिया। अब जितने सालों के एक्सपेंसेस क्या, उतने सालों में ये मैं ये डेफर्ड लायबिलिटी को क्या करूंगा, खत्म करूंगा। 4 साल के लिए है डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट, हम आसान काम करने लगे हैं, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट 200 तक़सीम 4 50 हर साल 50 की क्या काम करेंगे, ये एंट्री पास होती रहेगी। लेकिन असल में काम क्या है, ये डेफर्ड लायबिलिटी का लिखना, ये कहाँ पर लायबिलिटी लिखी जानी चाहिए, क्या होना है, लायबिलिटी लिखी गई तो फिर ऑटोमेटिकली अगली एंट्री तो होनी है ना अगले सालों में, लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट। पहली एंट्री का मसला होता है। अब बच्चों थोड़ा सा आपने मुझे सोचकर बताना है खुद। दूसरा मकसद, लोन लिया था फॉर डेप्रिशिएबल एसेट, इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। लोन लिया था किस लिए, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, क्या ट्रीटमेंट किया जाए। वो तो ले चुके हुए लोन, ये तो समझाने के लिए लोन लिया मैंने, लोन ले चुके हुए हो, 500 मिलियन का लोन ले चुके हो, अब डोनेशन मिल रही है फॉर रीपेमेंट ऑफ दिस लोन। और लोन लिया था साल पहले लिया था से, मैं उससे बिल्डिंग खरीद चुका हूं,
क्या कर चुका हूँ? खरीद चुके हो। पिछले साल मैंने लोन लिया था, बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट, और उस बैंक से पैसे से मैं बिल्डिंग खरीद चुका हुआ हूँ, बिल्डिंग डेबिट और बैंक क्रेडिट कर चुका हूँ। और इस साल में बैठ के, करंट ईयर में बैठ के मुझे डोनेशन मिली है, मुझे कंट्रीब्यूशन मिली है ताकि मैं लोन रीपे कर सकूं। सबसे पहले सर कैश डेबिट डेबिट क्या करेंगे? लोन डेबिट करते रहेंगे और जो और लोन तो डेबिट कहानी अलग है। जो पैसा मिला है उसको ट्रीट करना है, वो क्या करना है? डेबिट लायबिलिटी बनाएंगे। जैसा ऊपर ट्रीटमेंट है वही वाला ट्रीटमेंट करना है। मकसद ऊपर 3 दिए हुए हैं, मकसद या ये है या ये है या ये है। अगर मकसद ये है तो जो कंट्रीब्यूशन जैसी भी आ रही है, चाहे लोन रीपे करने के लिए आ रही है, पीछे बैक एंड पे मकसद क्या है? डेप्रिशिएबल एसेट का खरीदना। तो वो वाले लोन भी हम तस्वुर यही करेंगे कि यार ये असल में इसी मकसद के लिए पैसा आया है, असल में तो इसी मकसद के लिए आया ना। जेन्युइन देखो तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट हुआ, बाद में लोन रीपे हो जाना है जो पैसा मिलेगा। असल में तो मकसद है, जो कैश आया उससे मकसद क्या हाल हो रहा है? फ्यूचर के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो क्या करो? डेफर्ड लायबिलिटी बनाओ। उस लोन से एसेट खरीदा गया है, तो अब जो कंट्रीब्यूशन मिली है उसको क्या करो? ये वाली लायबिलिटी बनाओ। एसेट कौन सा खरीदा गया? बिल्डिंग खरीदी गई है। एसेट कौन सा खरीदा गया? प्लांट एंड मशीनरी खरीदी गई है। एसेट कौन सा खरीदा गया? गाड़ी खरीदी गई है, एम्बुलेंस खरीदी गई है। डेप्रीशिएबल एसेट सारी कहानियां उनके आ जानी है। लैंड छड़ के बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर सारे क्या हैं? डेप्रीशिएबल ही हैं। एनपीओ ने फर्नीचर खरीदने के लिए लोन लिया लाख रुपए का, ठीक, उस लाख से फर्नीचर खरीदा, उस लाख से बेड खरीदे। कौन से वाले? पेशेंट वाले बेड खरीद लिए, डेप्रीशिएबल एसेट। अब क्या करें? वो लोन अब खरीदा लिया हुआ है, इससे क्या किया? 5 लाख का लोन लिया था, उससे 5 लाख के बेड खरीद के रख दिए। अब क्या मिले? कंट्रीब्यूशन। ये 5 लाख वापस करना है, सर पे चढ़ा हुआ है। किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ? डेप्रीशिएबल एसेट के लिए इस्तेमाल हुआ। तो अब जो पैसा मिलेगा ये लोन रीपे करने के लिए, ये क्या मकसद कहलाएगा? ये वाला मकसद कहलाएगा। कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट कर दोगे, और जैसे जैसे वो डेप्रीशिएट होता रहेगा आप भी क्या करेंगे? डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट करते रहेंगे। अब नेटिंग ऑफ नहीं है यहाँ पे। IAS 20 में क्या थी? नेटिंग ऑफ भी थी। यहां पे नेटिंग ऑफ नहीं है, इनकम ही बनानी है। डन। वैसे भी IAS, वो क्या नाम है, IAS 20 भी हो, डेप्रीशिएबल एसेट में तो वहां पर भी नहीं बनती इनकम। ओ सॉरी, वहां पे भी नहीं नेट ऑफ होता, वो तो ऑटोमेटिकली नेट ऑफ कर देते हैं ना अंदर ही, तो ऑटोमेटिक इफेक्ट जाता है। वहां पर भी दूसरे मेथड में इनकम ही बनती है, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट ही होती है। वहां पे एसेट के साथ नेट ऑफ का भी ऑप्शन मौजूद है। तो दूसरे मकसद में क्या करोगे आप? उसे रीपेमेंट ऑफ लोन को, अगर रिसीट आई है फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, आप उसे कैश डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट ही करेंगे। तीसरा मकसद कि लोन लिया था नॉन डेप्रीशिएबल लेने के लिए, लैंड लेने के लिए लोन ले लिया, बाद में वो लोन करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो मकसद तो लैंड था, तो लिहाजा आप क्या करोगे? लैंड वाली चीज ही लेोगे। अब जो कंट्रीब्यूशन आएगी चुप करके किधर लेके जाओगे? फंड में लेके जाओगे। तो कहानी सिर्फ आप डेप्रीशिएबल और नॉन डेप्रीशिएबल की नहीं है। एम्बुलेंस हो, आपका बिल्डिंग हो, आपका फर्नीचर हो, आपने बेड खरीद लिए हो, सारे किधर डंप होंगे, उससे रिलेटेड पैसा जो भी आएगा डेफर्ड लायबिलिटी पे डंप होगा। कितने और नहीं जाना। आसान हो गया। 2-3 कैटेगरीज हो गई। लैंड है तो फंड में जाना है, नहीं तो कितने जाना है? मजीद आसान कर ले। लैंड है तो कहां पे जाना है? फंड में। नहीं तो कहां पे जाना है?
डेफर्ड लायबिलिटी में, चाहे एक्सपेंसेस हो फ्यूचर के, चाहे एसेट हो। किधर लेके जाना है? डेफर्ड लायबिलिटी में लेके जाना, और वहां से डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट करना है। लाइव मेंबरशिप है डेफर्ड लायबिलिटी, तो कहानियां कहां पे फिर रही हैं? डेफर्ड लायबिलिटी के अंदर फिर रही हैं। बस करंट ईयर के एक्सपेंसेस के लिए अगर स्पेसिफाई है तो फिर क्या करोगे? इनकम में। और चौथा मकसद है जनाब, ये तीन ना हो तो बाकी कोई भी हो, बाकी कोई भी मकसद हो। एक मकसद फ्यूचर के एक्सपेंसेस, दूसरा मकसद डेप्रिशिएबल एसेट, तीसरा मकसद नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। इसके अलावा जितने भी मकसद हैं, जैसा भी मकसद है, किधर जाना है? इनकम में जाना है। चुप करके कहानी खत्म कर दी। स्टैंडर्ड ने कहा ज़्यादा हमसे नहीं खेला जाता कि मजीद मकसद बताएं, चुप करके बाकी चीज़ों में इनकम में ले जाओ। दिस इज द ग्रैंड समरी टू डील दी कंट्रीब्यूशंस। कंट्रीब्यूशंस को ऐसे डील किया जाएगा। ये बच्चे ने तस्वीर लेनी है, ग्रैंड समरी, ये तस्वीर ले लें जी। स्क्रीनशॉट लेना किसी ने घर में बैठे हुए, जी स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, वो उसमें तब समरी नहीं बनाई थी, बाद में मजीद समरी बाद में बनाई है, बाद में बनाई है। उस वक्त इतनी डिटेल नहीं बनाई थी, एंटीज के साथ नहीं, ये इतनी मौजूद है, इतना हिस्सा मौजूद है। ये आपके लिए डिस्कस करने के लिए मजीद इसको एलैबोरेट करती है। लें जी, अंडर द डेफरल मेथड ऑफ काउंटिंग कंट्रीब्यूशन, एंडोमेंट फंड ने क्या करना है? नेट एसेट के जरिए जाना है। इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड की कहानी अब आ गई। इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड हो सकती है, करना कैसे है? इसको एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड नेट एसेट करना है। जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या कर सकते हैं? वही जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कोई और स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना हो, हमने कोई और ख़ास मकसद के लिए ट्रांसफ़र करना हो, तो वो इक्विटी से इक्विटी में फाल करेगा। अब ये भी क्या होगा, अगर कोई इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड लगाया है और कहा कि जनाब इसमें इतने फंड आने चाहिए, 50 मिलियन आना चाहिए, तो क्या होगा? अनरेस्ट्रिक्टेड फंड से उठाएंगे और किधर लेके जाएंगे? रेस्ट्रिक्टेड फंड इंटरनली में लेके जाएंगे एज एन एप्रोप्रिएशन, एज एन एप्रोप्रिएशन। एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आर एक्यूमुलेटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। तो एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड में वैसे एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड सारी की सारी कहां पे जाएंगी? डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। बस लैंड एक ऐसी है, एक्सेप्शन है, कह लें आप। ये चंद एग्जांपल्स हैं स्टडी टेक्स्ट की, इसको जाकर आपने क्या करना है? पढ़ लेना है। अब लिखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लिखना है। एक्सप्लेन करो, हाउ टू ट्रीट इट, ऐसे लिखना है। तो फिर क्या करोगे? ये कहानी है, इसको 4 दफा पढ़ोगे तो फिर ये समझ लगेगी कि इसको लिखना कैसे है। मसलन ये वाला क्वेश्चन है और एंड पर उसने पूछा है हाउ द अबव अमाउंट ऑफ ₹1 मिलियन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑफ विलेज क्रिकेट क्लब, और ये थी रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। 1 मिलियन था के लिए, तो आप अंग्रेजी में लिखेंगे, अंग्रेजी में, ठीक है। ये क्या है? ये रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल के लिए आई है, लिहाजा इसको कहाँ पे रिकॉग्नाइज करूँगा? डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बनाऊंगा और इसे क्या करूँगा? चलें जी जनाब इज़्ज़त माब, हम कह रहे थे डेप्रिशिएबल एसेट लिखना कैसे है? लिखना ऐसे है कि आपने वही ट्रीटमेंट लिखना है, पहले बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी का है।
डेप्रीशिएबल एसेट की कैटेगरी का है, कंट्रीब्यूशन मिली है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट में डेप्रीशिएबल एसेट की मिली है, लिहाजा इसको क्या करेंगे, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन में लिखेंगे और इसको कहां पर प्रेजेंट करेंगे, लायबिलिटी में प्रेजेंट करेंगे। सब्सीक्वेंटली बाद में हम डेफर्ड लायबिलिटी को करंट और नॉन करंट में भी बाइफरकेट करते हैं। हम कहेंगे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हम क्या करेंगे, इसको करंट लायबिलिटी में ले जाएंगे और उससे अगले सालों की जो होगी वो क्या ले जाएंगे, नॉन करंट में रखेंगे। एक चीज ये आपने बयान कर दी। और फिर अगर ये डेप्रीशिएबल एसेट है तो इनकम में कैसे लेके जाना है, subsequently this shall be recognized as revenue on the same basis depreciation expense is charged on the building of new crop। मैंने आपको उससे अगला एक स्टेप भी बता दिया, करंट और नॉन करंट में भी लिखोगे, प्रेजेंटेड एज करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक काम जरूर कर लिया करें, स्टडी टैक्स की एक भी एग्जांपल खाली नहीं जानी चाहिए। आप क्या, स्टडी टैक्स की एक भी एग्जांपल खाली नहीं जानी चाहिए, सिर्फ पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ें, सोल्यूशन देखें, क्वेश्चन पढ़ें, सोल्यूशन देखें, कंप्लीटनेस हो गई। जहां पर अटकते हो, जो सी चीज नहीं आ रही वो पूछ लो या समझ लो, लेकिन मेन सोर्स क्या है, स्टडी टैक्स। मेन सोर्स क्या है, स्टडी टैक्स प्लस पास पेपर्स। स्टडी टैक्स में कुछ पास पेपर हैं, कुछ कम है, तो वो बुक से ले ले, मेरी बुक, फलाने की बुक, टमकाने की बुक, ठीक है ना। नहीं तो कम से कम बेस तो रखो ना। पेपर में जो सी चीज़ आनी है ना मेरी बुक से आनी है, ना उसकी बुक से आनी है, ना उसकी बुक से आनी है। पेपर में जो चीज़ें आनी है स्टडी टैक्स में से आनी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी कॉपी की हुई हैं स्टडी टैक्स की एग्जांपल्स, तो आप लोग तो आराम से क्या कर सकते हैं, बुक खोल लें, स्टडी टैक्स की एग्जांपल खोल लें और आंसर देख लें। क्वेश्चन पढ़ते जाएं, आंसर देखते जाएं, क्वेश्चन पढ़ते जाएं, आंसर देखते जाएं। कंप्लीटनेस इंश्योर करें ताकि कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए। कोई चीज लिखनी है तो कैसे लिखनी है वो आपके जहन में होना चाहिए। दिस इज द की टू पास। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं कह रहा, इट्स ए जनरल स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट है। ऑनलाइन नहीं डाउनलोड होके किया जाता, ये ले लें, इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है ना। लाइब्रेरी में आपके पास सब कुछ है, बैठें करें, टाइम दें, 2 घंटे लगाएं, निकालें, अपने लिए निकाल लें, मेरे लिए थोड़ी निकालने हैं। आजकल तो बस ये सीन है, आधा घंटा पढ़ा, 5 मिनट सस्ताया, फिर घंटा पढ़ा, फिर 5 मिनट सस्ताया, फिर घंटा पढ़ा, फिर 5 मिनट सस्ताया, ताकि आप इफेक्टिवली पढ़ते भी रहें। और पढ़ना 10 से 12 घंटे आजकल आखिरी दिनों में, टाइम देंगे तो बात बनेगी। चलें जी, अब ये एग्जांपल जो हैं ये आपने देखते चले जानी हैं। यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप शैल बी रिकॉग्नाइज एज इनकम। अच्छा, यहाँ पे थी लाइफ मेंबरशिप थी, लाइफ मेंबरशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जांपल। उसने कहा है कि 10-10 हज़ार रुपये देना है, 20 मेंबर ने लाइफ मेंबरशिप ऑप्ट की है, ठीक। द मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया है ऑन एवरेज मेंबर विल यूजिंग दिस सर्विस फॉर 10 ईयर। अब ये क्या चीज़ है, ऑन एवरेज है, ये क्या चीज़ है, ऑन एवरेज है। अब दरमियान में एक बंदा ऊपर चलता भी बनता है, तो ये तो हमने एवरेज लिया हुआ ना यार। को बंदा कोई 10 साल की बजाय 12 साल भी तो सर्विस यूज कर लेगा ना, कोई 14 साल भी कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। बात समझ लग रही है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। लिहाजा कोई डेथ शेथ का चक्कर नहीं मारदा, मार भी दे तो दरमियान में क्या लिखा हुआ है, एवरेज लिखा हुआ है। ऑन एवरेज ये बंदे जो हैं इतनी सर्विस यूज करेंगे। बहुत सारी अकाउंटिंग एस्टिमेशन बेसिस पर होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, एस्टिमेशन बेसिस, वो रीएडजस्ट हो जाते हैं ना, हर साल में रीएडजस्ट हो जाते हैं, तो ये भी रीएडजस्ट हो जाएगी। लिहाजा इसने क्या करना है, ऑन एवरेज ये लिया है,
अब बताएं कि कैसे लिखा जाएगा। आप कहेंगे इनकम लिखना है ओवर द ईयर्स, एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइड सर्विसेज, यानी 10 साल। लिहाजा आप क्या करेंगे, 1,60,000 आप कैलकुलेशन भी आ गई, 20 बंदे 80,000 10 तकसीम 10 किया तो 1,60,000 आप क्या करेंगे ले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और बाकी जो है अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू नेक्स्ट ईयर 1,60,000 शैल बी प्रेजेंटेड एज करंट लायबिलिटी, जो मैं आपको कर रहा था, और बाकी की जितनी भी है अमाउंट वो नॉन करंट लायबिलिटी के तौर पे प्रेजेंट। ये नीचे मैंने आपके लिए आंसर्स के लिए एंट्रीज भी लिखती हुई हैं, कैश डेबिट लाइफ मेंबरशिप डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, फिर ईयर 0 में ही होगा डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट, और फिर ईयर 1 में भी यही वाली एंट्री होती रहेगी टिल 10 ईयर्स। और लिखने का अंदाज ये है, बाइफरकेट करके बताओ करंट में कितना जाना है, नॉन करंट में कितना जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाना है। अगली ये वाली एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीओ ने फंडिंग रिसीव की रीइंबर्समेंट टू अंडरटेक स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर अ टेक्सटाइल कंपनी। रिसर्च किया है टेक्सटाइल कंपनी के लिए, उसके लिए क्या हुई है फंडिंग। फंडिंग में मीन्स हमने खर्चा कर दिया हुआ है, हमें एक्सपेंसेस रीइंबर्स किए हैं किसी दूसरे बंदे ने। एनपीओ एलोकेटेड एन एम्प्लॉय टू टेक्सटाइल कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च के लिए उसने क्या किया है, एक बंदा लगा दिया है। एनपीओ वुड बी रीइंबर्स्ड फॉर ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू दैट एम्प्लॉय। एनपीओ को सारे पैसे मिल जाएंगे। अब बताएं क्या रीइंबर्समेंट और एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट को नेट ऑफ कर दिया जाए या ग्रॉस बेसिस पर लिखा जाए। पैसे मिले हैं, खर्चा मैं कर चुका हूं, उसके अगेंस्ट रीइंबर्समेंट हुई है, मींस जितना खर्चा है उतने पैसे मुझे मिल गए हैं। क्या खर्चा 1.5 लाख, इनकम 1.5 लाख ज़्यादा लिखी जाए या नेट ऑफ करके कहानी मुकाओ, ठप्पू करो, जीरो कर दें, कहानी मुका दी। क्या करता है जी, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि यार आपकी मेहरबानी अलग-अलग लिखा करें। एक बेस रूल है लायबिलिटी और एसेट अलग-अलग, इनकम और एक्सपेंसेस अलग-अलग, ये बेसिक रूल है। उस बेसिक रूल के तहत कर दो काम, ठीक। कोई स्पेसिफिक चीज होती है जिसमें अलाउ होता है यार नेट ऑफ कर दो, तो इसमें देखते हैं अलाउ है या नहीं है। कहता है एनपीओ इज द एम्प्लॉयर, दे वुड रिपोर्ट देयर एम्प्लॉय रिलेटेड कॉस्ट एज एक्सपेंस एंड वुड रिपोर्ट द रीइंबर्समेंट ऑफ देयर कॉस्ट एज रेवेन्यू। खर्चा भी उतना, पैसे भी उतने ही आए हैं, तो इसको क्या करो अलग-अलग लिखो। अगली चीज, हम कम्युनिटी के लिए हेल्प करते रहते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम जो नेट प्रोसीड इवेंट के हैं ना वो एनपीओ को दे देंगे। अब इस को रिपोर्ट को और कॉस्ट को, रेवेन्यू और कॉस्ट को क्या ग्रॉस बेसिस पर लिखें या नेट बेसिस पर लिखें। अब इसका आंसर है ना मेरा एम्प्लॉई ना मेरा कोई ताल्लुक। जो मैंने ईदी की मिसाल दी थी, इवेंट करवाया किसी ने, पैसे मुझे बस मिल गए ईदी को, तो फिर ईदी क्या करे, ईदी उनसे पूछे जनाब खर्चा कितना हुआ था, कितने पैसे आए थे जी, या ईदी को बस गर्ज है कि यार जो पैसे आए हैं बस कहानी खत्म करे, लिखे, कहानी खत्म करे, लिखे जो उनसे पैसे आए हैं। वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है यार जिसने कंडक्ट करवाया, उन स्टूडेंट्स का काम है जिन्होंने कंडक्ट करवाया। हमें एनपीओ एज एन एनपीओ ये गर्ज नहीं है। हमें एज एन एनपीओ पिछली एग्जांपल में गर्ज था कि एम्प्लॉय भी मेरा था और बाद में आने वाला रेवेन्यू भी मेरे पास आ रहा है, तो तब मुझे अलग-अलग लिखना था। अब तो मेरे पास बस पैसे आ रहे हैं,
उसके ऊपर तो मैंने तो कोई मगजमारी की नहीं है, मैंने तो कोई बंदे रखे ही नहीं है जिन्होंने कोई सर्विसेज दी हो जिसके अगेंस्ट कोई खर्चा हुआ हो। ये तो चुप करके क्या करेंगे, नेट बेसिस के ऊपर लिखा जाएगा। Neither the gross revenue nor the gross expenses of the event are recognized in profit and in NPO's financial statement. Net proceed इसके अंदर जो आई है वो आप चुप करके लिखेंगे, और इसके अंदर डिस्क्लोजर भी रिक्वायर्ड नहीं है। जनाब कितना खर्चा हुआ था, कितने पैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारा है ही नहीं। अगली इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू रिकग्नाइज इन्वेंट्री। दो किस्म की इन्वेंट्री हो सकती है एनपीओ के पास। एक हो सकती है एनपीओ के पास, एक एनपीओ हो सकती है जो मेडिसिन्स जो है वो मुफ्ते में नहीं देती, वो जितने पैसों की होती है उतने में देती है, और वो कहती है बस डॉक्टर का चेकअप फीस जो है ना ये 50 रुपए है या 100 रुपए है। जो बाहर डॉक्टर 1500, 2000, 4000 लेता है, वही डॉक्टर आके आपके पास बैठ रहा है और आप कितने पैसे दे रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं, डिस्काउंटेड फी है वो, लेकिन मेडिसिन फ्री नहीं। अब मेडिसिन खरीदी होगी, बोलें जी, मेडिसिन खरीदी होगी, क्या सस्ते में बेच रहे हैं या फिर बेच रहे हैं फुल प्राइस के ऊपर? फुल प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं। यहां पर लगेगा लॉयर ऑफ कॉस्ट एंड NRV IAS 2, और हमारे ASNPO ने जहां पर ASNPO लग रहा है ना, जिन जिन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करने हैं। 3-4 किस्म की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 1 जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट। दूसरी है ट्रस्टीज के तहत रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट एक्ट के तहत। तीसरे जो आम है वही है, रजिस्टर्ड ही नहीं है। एक सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। ठीक, चार बता दिए ना, 4। तो ये चारों में से जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है ना, इस शहजादी ने लाजमी ASNPO फॉलो करना है और लाजमी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करने हैं। और अगर लड़ाई हो जाए ASNPO में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो जीतेगा कौन? बड़े वाला। बला जीतनी चाहिए ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जीतेगा, फिर ASNPO को साइडलाइन कर देंगे। ठीक, तो बाकी सब के लिए एनकरेज है कि सारे वो फॉलो करें ASNPO को, ठीक है। लेकिन लाजमी किसके लिए है? कंपनीज एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 42, उसके लिए लाजमी है कि वो ये करे, और उसके लिए लाजमी दूसरा भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो करना लाजमी है। डन। तो बाकी सब के लिए क्या है? एनकरेज्ड है। अब आते हैं एनपीओ दूसरी किस्म की आ गई। एनपीओ दूसरी किस्म की ये है कि 100 रुपए वाली मेडिसिन लेती है तो 25 रुपए में देती है। खरीदती कितने में है? 100 की, या तो मुफ्ती दे देती है, ये जनाब चेकअप के साथ ही ले जाए जनाब, ये पुड़िया बनाई और दे दी, या फिर रखा हुआ है यार मेडिसिन आवाम खा भी ले, सिर्फ आगे चेकअप ना करवाए, खा भी ले, कोई ना कोई थोड़ी बहुत पैसे लगने चाहिए उसके। तो 100 वाली चीज़ कितने में बेच रही है? 25। अब बताएं NRV तो फिर 25 हुई ना 100 वाली चीज़ की, क्या हुई? 25 में बेच रहे हैं ना। NRV कितने की हुई? 25 हुई। तो क्या ये 25 रुपए के ऊपर ले जाया जाए ईयर एंड के ऊपर? तो तब ऐसा केस जब आपकी मेडिसिन या इसी तरह की कोई चीज़ मुफ्त में जा रही हो या रिड्यूस प्राइस पे जा रही हो, तो फिर हम अपना रूल चेंज कर लेते हैं। ASNPO ने नया रूल दिया, लॉयर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट वैल्यू। क्या? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट क्या लें? रिप्लेसमेंट कितने में नया मिलेगा, कितने में नई मिलेगी। ये एक ही एग्जांपल है बुक में। हमने पैनाडोल ली है, इन काइंड मिली है, बंदों ने ला के दी ये जनाब पैनाडोल,
मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ, एनपीओ का कोई खर्चा नहीं हुआ। लेकिन हमने पढ़ा था अगर कोई चीज़ मिल जाएगी तो उसे फेयर वैल्यू पे लिखना है। इन काइंड कोई चीज़ मिल जाती है तो क्या लेना है, फेयर वैल्यू पर। तो फिर मैंने इन मेडिसिन को लिखा होगा इस फेयर वैल्यू पर, 28,000 की ये फेयर वैल्यू का कॉलम यहाँ पर लिखा होगा। अब ये फेयर वैल्यू मेरी बन गई कॉस्ट, यही फेयर वैल्यू क्या बन गई मेरी, कॉस्ट, क्योंकि मैंने एंट्री की है इन्वेंट्री डेबिट और कंट्रीब्यूशन क्रेडिट। तो यही चीज मेरी बन चुकी हुई है कॉस्ट 28,000 की। अब इसमें लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, मेडिसिन टू कम्युनिटी लिविंग इन अंडर डेवलप्ड एरिया एट नॉमिनल चार्ज, मीन 100 वाली चीज 25 रुपए में, 100 वाली चीज 10 रुपए में देते हैं, कम पैसे लेकर कर रहे हैं। तो फिर मेरा रूल बनेगा कॉस्ट को मैं किससे कंपेयर करूं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट से। और एनआरवी को कहूंगा तू तो फोत हो जा, तू तो साइड पे हो, तो मेरे लिए काम की नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हुए लॉयर देखेंगे, 28 और 26 में 26 लॉयर, 24 और 24 500 में 24 लॉयर, 12,000 और 12,000 में 12,000 ही है, 15,000 और 14,700 में 14,700, 18,000 और 18,300 में 18,000। ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक की क्या हो जाएगी, इस तरीके से वैल्यूएशन हो जाएगी। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इंपेयरमेंट लॉस। क्या यहां पे इंपेयरमेंट लॉस लिखा जा सकता है, स्टैंडर्ड अप्लाई करना है यार, लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता। कोई एसेट खराब हो गया है, फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो गया इस केस के अंदर, क्या हो गया जी, डिस्ट्रॉय हो गया, और उसकी कोई वक्त नहीं है, तो किताबों से निकाल दोगे ना, उसका इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दोगे, लॉस बुक कर दोगे, ठीक है जी। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट पीपीई क्रेडिट हो जाएगा। और अगर कोई इससे रिलेटेड कोई कंट्रीब्यूशन आई पड़ी हुई है तो फिर उसे भी निकाल दो भाई, तू एसेट नहीं रहा, एसेट आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिसिएशन लेके जाते हो ना, इनकम में लेके जाते हो, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लेके जाते हो, और आहिस्ता आहिस्ता ही डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट करते हो। तो अब जब सारे का सारा एसेट जंप मार के किधर भाग गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस बन गया है, तो सारी डेफर्ड लायबिलिटी को भी तो उठा के किधर फेंको, इनकम में फेंको, लाइक विद लाइक। इंपेयरमेंट लॉस पीपी क्रेडिट और इसके मुकाबले पे डेफर्ड कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू। डन है बच्चों, अगली बातें कुछ यहां तक जरा ब्रेक लगा दो यार। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन करने का तरीकाकार, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। एक है सिंपल स्टाइल का क्वेश्चन, उसके अंदर आपको रिसीट एंड पेमेंट दी होगी और कुछ ओपनिंग दिए होंगे, कुछ क्लोजिंग दिए होंगे। आपने ओपनिंग क्लोजिंग का क्या बना लेना होता है, टी काउंट में ओपनिंग क्लोजिंग फेंक देने होते हैं। फिर रिसीट एंड पेमेंट होगी तो आपने वहां से एंट्रीज बनानी है। एक एंट्री हो चुकी है, बैंक डेबिट हो चुका हुआ है, ठीक, और कंट्रीब्यूशन उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की लिखी हुई है। आप रूल्स के तहत जाएंगे, बैंक डेबिट हो चुका है, कंट्रीब्यूशन को मुख्तलिफ जगहों पर प्लेस करेंगे। कोई लायबिलिटी में प्लेस हो रही होगी, कोई डायरेक्टली इनकम में, कोई अगर लैंड से रिलेटेड होगी डायरेक्टली पार्क कहाँ पे होगी, फंड में होगी, ठीक। एक्सपेंसेस में दिए हुए हैं, एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पीपी खरीदा है, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। तो रिसीट एंड पेमेंट में आपको कैश मिल रहा होगा। रिसीट एंड पेमेंट नहीं होगी तो फिर इंफॉर्मेशन के अंदर कहीं ना कहीं पे कैश या बैंक दिया होगा।
वहां से एंट्री बना लेनी है कि ये फलानी रिसीट्स हैं, रिसीट है तो इसका मतलब है कैश डेबिट हुआ है। अब आपको टी अकाउंट कैश का भी बनाना पड़ेगा। अगर रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है तो टी अकाउंट कैश का नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बना बनाया है। बस वहां से सीडी उठाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीडी लिख देंगे। ये तरीकाकार होगा आपका क्वेश्चन करने का, रिसीट एंड पेमेंट हो या फिर आपको दिया हो कैश की रिसीट और कैश की पेमेंट वगैरह। ठीक। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस फॉर्म में। ट्रायल बैलेंस दिया होगा पूरा, उसको रेलेवेंट प्लेसेस के ऊपर लेकर जाना होगा और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट भी दी हो सकती हैं इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग के स्टाइल में, और यह भी बताया हो सकता है कि ये ट्रायल बैलेंस में जो सी चीजें हैं ये इनकी ये जगह पे ट्रीटमेंट आनी है। तो दो किस्म के कैले मेजरली दो किस्म के स्टाइल के क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरा स्टाइल का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको रिसीट एंड पेमेंट बनाने का कह दे, रिवर्स कर चला जाए। वो एक ही एग्जांपल मिलती है हमें हिस्टोरिकली पास पेपर्स में गुलशन क्रिकेट क्लब की, वो तकरीबन हर बंदे ने किया होता है। वो कैश फ्लो की स्टाइल का क्वेश्चन है कि कैश फ्लो में भी हमें कैश को फाइंड करना होता है हर जगह पर, और वो गुलशन क्रिकेट क्लब वाले क्वेश्चन में भी हमें कैश फाइंड करना है, रिसीट एंड पेमेंट। अभी हम जरा देखने लगे हैं, ये एक 2020 में क्वेश्चन आया था, स्प्रिंग 20 में, ट्रायल बैलेंस का अच्छे स्टाइल का लंबा सा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ है। इसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी मैंने डिस्कस नहीं की। मसलन एक बात यहां पर आ रही है कलेक्शंस की, कहीं ना कहीं पे आ रही है कलेक्शंस। चले पढ़ते हैं तो आ जाएगी खुद ही। बर्न्सवार्ड, क्या जी? पहला बर्न्सवार्ड CWIP है। क्या जी? CWIP। काइंडली एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके पास पुराने पास पेपर हैं, क्या है, और उसके ओरिजिनल सॉल्यूशन है तो वहां से नहीं ये देखना। ये क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड अप्लाई करते हुए देखना है। या स्टडी टेक्स्ट के सॉल्यूशन से देखें, मेरी बुक के सॉल्यूशन से देख लें, मैंने ऑप्ट किया हुआ है सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, बाकियों का मुझे नहीं पता किस किस की बुक में ऑप्ट हुआ है, किस किस की बुक में ऑप्ट नहीं हुआ। तो जहां पे ऑप्ट है वो कंफर्म एक बात तो स्टडी टेक्स्ट है। इन जनरल बात कर दूं, डिस्पाइट कि मेरी बुक मौजूद है, फिर भी मैं कह रहा हूं आप सब के लिए, जो मेरे स्टूडेंट अगर नहीं भी हैं तो उनके लिए मेन सोर्स क्या है, स्टडी टेक्स्ट है। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके पास तो बुक है ही अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बर्न्सवार्ड CWIP क्या चीज़ है जी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैफेटेरिया सेल्स है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, डोनेशन फॉर बर्न्सवार्ड, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड। कहां पर जाएगी, कहां पे प्लेस करना है? लैंड वाली जो हमने एंट्री की थी ना फंड में, पुत्र जी, है लैंड और CWIP पुत्र जी, CWIP बन रहा है, इससे बर्न्सवार्ड वार्ड बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, लिहाजा ये कहां पे प्लेस होनी है, डेफर्ड लायबिलिटी में इसकी प्लेसमेंट होनी है। ठीक है जी। एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वॉक एंड डायबिटीज डेज, खर्चे हुए हैं, खर्चा है जी। फी फॉर पेशेंट्स, जनरल डोनेशन, जनरल फंड। जनरल फंड कौन सा होता है? अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, कैफेटेरिया की मेडिसिन हैं, हॉस्पिटल सप्लाईज वगैरह हैं, ये सारे करंट एसेट्स में फॉल कर जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? करंट एसेट्स। मेडिकल इक्विपमेंट PPE, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, अदर फिक्स एसेट है, पेबल, परचेजेस, कैफेटेरिया, मेडिसिन, हॉस्पिटल सप्लाईज, ये कहां पे जाएंगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर चली जाएंगी। रिसीवेबल, पैनल कॉर्पोरेट्स, रेंट, स्पॉन्सरशिप फॉर
वॉक ऑन डायबिटीज डेज, स्पॉन्सरशिप आई है, ये उसके क्या हैं, इनकम, और यहाँ पर क्या है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस। इन्हें क्या कर देंगे आप, अलग ही मेंशन कर दें तो अच्छी बात है। क्या कर दें, वो उस ज़माने में इसे नेट ऑफ किया हुआ था, उस ज़माने में इसे क्या किया हुआ था, नेट ऑफ किया हुआ था। अब भी चूंकि ये एक सिंगल इवेंट है, क्या है, सिंगल इवेंट है, तो अगर आप इसे नेट ऑफ प्रेजेंट करते भी हैं तो एक हिसाब से इसका एक नोट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, नेट ऑफ अगर करके प्रेजेंट करते हैं, मसलन एक्सपेंस कितना है 2.6, इनकम कितनी है 2.2, अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फेज के ऊपर इसे एक्सपेंस सिर्फ ट्रीट कर देते हैं 0.4 का, तो फिर नीचे एक नोट बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक नोट बनाना चाहिए जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन दी जाए कि वॉक ऑन डायबिटीज डेज के तहत इतनी इनकम आई हुई है, इतने उसके एक्सपेंसेस और नेट होके 0.4 आ रहा है। या फिर क्या करो, अलग-अलग प्रेजेंट कर दो। डन हो गया जी। नेक्स्ट है जी सैलरीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सैलरीज डॉक्टर एंड नर्सिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यूटिलिटीज है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज वाज 26.1 मिलियन एंड 13.8 मिलियन। क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन है एक, और एक हॉस्पिटल सप्लाईज है, उनकी कॉस्ट दे दी हमें। कहता है मेडिसिन कॉस्टिंग 3.1 मिलियन वर फाउंड एक्सपायर्ड। मेडिसिन कितनी थी 26.1, इनमें से 3.1 की क्या है, एक्सपायर्ड हैं। क्या मेडिसिन एक्सपायर्ड दी जा सकती है किसी को, या ये सारे का सारा लॉस है, ये सारे का सारा क्या हो जाना चाहिए, लॉस हो जाना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन हैं, मेडिसिन एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स इन्वेंट्री इज 22.7। अगली चीज, मेडिसिन आर ओनली यूज टू ट्रीट द एडमिटेड पेशेंट्स एंड आर नॉट सोल्ड सेपरेटली। अब बताइएगा, मेडिसिन हम अलग से बेचते नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दी जाती हैं जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं। इट मीन्स हम इनसे का कोई पैसा ले नहीं रहे हैं। तो फिर अब इसको क्या किया जाए, 22.7 पर गिराया जाए या ना गिराया जाए, क्योंकि 26.1 में से 3.1 निकाल दो, ये तो एक्सपेंस में जाना ही जाना है। तो बाकी कितनी की बच गई, 23 की बच गई। अब 23 वाली मेडिसिन को 22.7 पर लेकर जाया जाए या ना लेकर जाया जाए, लेकर जाया जाए। एक और एंट्री बनाई जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, इनको भी एक्सपेंसेस में फेंका जाए। कितने के साथ, 0.3 के साथ। समझ लगी, रूल पढ़ लिया हुआ है ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, तो वो अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। कहां पर लेकर जाओगे इसे, 22.7 पर लेकर जाओगे। आगे बढ़े, year end physical count of cafeteria inventory could not be taken place. Goods are sold in cafeteria at a gross margin of 25% on sales. मार्का मार्जिन की कहानी आ गई। कहता है फिजिकल काउंट हो नहीं सका था और हम बेचते हैं किसके ऊपर, इतने मार्जिन के ऊपर। क्या मेरे पास सेल मौजूद है, और बोलो, इन्वेंट्री का अकाउंट होगा, एक इसका बीडी होगा, एक सीडी होगा, एक इसकी कॉस्ट ऑफ सेल आती है, एक इसकी परचेजेस आती है। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक मालूम करने की सकत है नहीं, उसने दिया नहीं हुआ, लेकिन उसने लिंक किससे कर दिया है, सेल से लिंक कर दिया है। और सेल्स में मार्कअप या मार्जिन अप्लाई करोगे
25% ऑन सेल मीन मार्जिन अप्लाई करोगे। मैं नॉर्मली एक फार्मूला इस्तेमाल करता होता हूँ, C = S × 1 - R। तो जो भी सेल होगी उस फार्मूले के ज़रिए क्या करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंच जाएंगे, या आप जैसे भी आप इस्तेमाल करते हैं आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पर पहुंचेंगे। मसलन ये आ गई 100 रुपया कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, तो आप यहाँ से बैलेंसिंग क्या निकाल लोगे, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग निकलेगा। बैलेंस निकाल के कहाँ पर ले जाओगे, स्टॉक के अंदर ले जाओगे, क्योंकि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट नहीं हुई। ये इसकी जनरल स्टेटमेंट मैंने दे दी है। रेंट आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड वाज 1.4, इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, रेंट आउटस्टैंडिंग की एंट्री। ये क्लोजिंग बैलेंस है एट द ईयर, उसकी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेबल, क्रेडिट, क्या एंट्री हो जाएगी, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेबल, क्रेडिट। और डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है। आप अपने एक्सपेंसेस में जाएंगे, यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस पहले से लिख लिए होंगे ट्रायल बैलेंस से देख के, वहाँ पर आ चुका होगा, किधर गया, कौन सा एक्सपेंस था, रेंट था, रेंट पहले से आ गया होगा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस से, ये ट्रायल बैलेंस से आपने लिख दिया हुआ है, क्या कर दिया हुआ है, लिख दिया हुआ है। अब क्या वर्किंग्स बनाते फिरते रहो कि टी अकाउंट बनाऊंगा, यहाँ से रेंट उठाऊंगा, वापस लेकर जाऊंगा, वहाँ से एक बैलेंस बनाकर लेकर आऊंगा, तो एक एंट्री पास करो ना, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, और डेबिट में डेबिट ऐड और पेबल क्रेडिट। पेबल किधर है, करंट लायबिलिटीज में, रेंट का पेबल किधर गया, एक्रूड एक्सपेंसेस पेबल क्रेडिट। ठीक है जी, इस तरीके से आप एंट्री पास करके क्या करेंगे, उठाकर ले जाएंगे। 15% सैलरी, 10% रेंट आर रिलेटेड टू कैफेटेरिया। अब सारा का सारा एक्सपेंस बना लिया, उठाया, कैफेटेरिया से रिलेटेड 10% उठा के, रेंट का उठा के किधर लेके जाना है, कैफेटेरिया में, मींस कैफेटेरिया के ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाएंगे, टोटल एक्सपेंस बनाएंगे, उसका 10% ले जाएंगे कैफेटेरिया में, 90% रह जाएगा आपका कहाँ पे, ओरिजिनल एक्सपेंसेस के अंदर। हॉस्पिटल फैसिलिटीज इतने बार प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू दी पेशेंट, इस लाइन का क्या करेंगे बेचारी का, बेटा जी हॉस्पिटल सप्लाईज यूज्ड पहले से आ चुकी होंगी आपके पास, वो फ्री में दें या उसके अगेंस्ट पैसे लें, किस बात की टेंशन। अगर पैसे ले रहे होंगे तो सेल में आ जाएगा, अगर नहीं पैसे ले होंगे तो जितनी यूज हुई हैं वो तो आ ही जानी है, इसके लिए कोई मजीद एडिशनल कोई कहानी नहीं करेंगे आप, क्योंकि फ्री ऑफ चार्ज है। लें जी एक और कहानी, वाक ऑन डायबिटीज डेज वार ऑर्गेनाइज इन दिसंबर 19, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इवेंट अमाउंटिंग टू ₹1.2 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग एंड अनरिकॉर्डेड एट ईयर एंड। इसकी एंट्री वंस अगेन एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट होनी है। रिलेटेड एक्सपेंस, जोन सा भी एक्सपेंस है, ये वाला एक्सपेंस था, ये वाला, ये जहां पे भी ट्रायल बैलेंस में फाल किया था आपने, वहां पे जाके एक्सपेंस डेबिट करेंगे, प्लस उसके अंदर 1.2 डेबिट और पेएबल में लायबिलिटी में क्रेडिट। मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ इतने मिलियन वर रिसीव्ड एज डोनेशन ऑन 1 जनवरी 19। These have been brought into use but not been recorded in the books। क्या एंट्री पास होगी जी? वो
मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट और जो है मेडिकल डोनेशन है और 1 जनवरी को मिले। क्या एक चीज़ पढ़ाई है आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि फेयर वैल्यू के ऊपर लेनी है, मटेरियल हो या जो भी हो। बिल्डिंग के लिए तब पढ़ाया था, वो तो जनरल बात होगी, CWIP डेबिट और कंट्रीब्यूशन क्रेडिट कर दिया था मैंने। तो अब PPE आ गया यार, इक्विपमेंट आ गया, तो PPE इक्विपमेंट डेबिट कर दो और क्या कर दो, कंट्रीब्यूशन को क्रेडिट कर दो, या डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट करोगे? नहीं, ये तो मिल गया है ना, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगी। मैंने डेफर्ड लायबिलिटी पढ़ाई थी। डेप्रीशिएबल एसेट है कि नहीं है? बोले जी, क्या डेप्रीशिएबल एसेट है कि नहीं है? तो फिर इसकी एंट्री डेप्रीशिएबल एसेट के मुताबिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसकी एंट्री फिर क्या हो जाएगी? PPE डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट 36.8 और जो डेप्रीसिएशन जैसे जैसे डेप्रीसिएशन होगी वैसे वैसे 36.8 की भी डेप्रीसिएशन कर देंगे। तो टेक्निकली क्या है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है, ASNPO का बन चुका हुआ है। पहले ज़माने में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आज के ज़माने के मुताबिक इसको क्या करना है, डेफर्ड लायबिलिटी में लेकर जाना। उस ज़माने में इसे इनकम में लेकर गए थे। पुराने ज़माने के आंसर्स उठाकर देखेंगे किधर लेकर गए होगे, इनकम में लेकर गए होगे। अब इस ज़माने में इसको किधर जाना चाहिए, एंड इंशाल्लाह मैं भी डेफर्ड लायबिलिटी में लेकर गया हूँगा। $36.8 हाँ, बाद में निकाल के लेकर गया हूँ, 15% निकाल के ले गए दूसरी जगह पर डेप्रीसिएशन, इस वजह से 85% से शॉर्टकट लगा हुआ है और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ आप यहाँ से 36.8 लिखें और माइनस करें 36.8 का 15% और वो ले जाएं किधर, एक्सपेंसेस में और इनकम में, सॉरी इनकम में ये आ गया 15%। डेप्रीसिएशन जैसे होगी वैसे ही डेफर्ड लायबिलिटी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है बच्चों? बात क्लियर है? और बंस वार्ड में मज़ीद भी कोई पैसे आएंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, कंट्रीब्यूशन में ही जाएंगे। चलें जी, अब इसी तरह के बाकी जो क्वेश्चंस हैं, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एट लीस्ट या स्टडी टेक्स्ट में से या मेरी बुक से क्या करो, क्वेश्चंस को इसी तरह से पढ़ो। क्या करो, इसी तरह से पढ़ो, और ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ना, स्पेशल ट्रीटमेंट्स, इनको ख़ास तौर पे कर लो। क्या कर लो, इनको ख़ास तौर पर कर लो, तो ज़िंदगी रहेगी आपकी इंशाल्लाह सुकून में आ जाएगी। नहीं तो थोड़ा सा काम गड़बड़ भी हो सकता है। ये SNPO किधर है? जस्ट वेट अ मिनट। ये बच्चों बुक के अंदर मौजूद है, फ़ोटोकॉपी बेशक करवा लीजिएगा आप। ईयर एंड एडजस्टमेंट, कॉमन ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, जो मैंने अभी बात की, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। काइंडली फोकस करें बच्चों। अगर आपको कोई बताया हो प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या बताया हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, या आपको कैलकुलेशन के लिए कहे, आपको कहे इंश्योरेंस पे की है, क्या किया है, इंश्योरेंस पे की है, तो या ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस आ रही थी, आपने उसे कहाँ पे लिखा होगा, एक्सपेंसेस में, ऐसे ही है। फिर लिखा होगा इंश्योरेंस जो पे की गई थी वो पे की गई थी
आपकी टेन्योर था एंडिंग 31 मार्च, मीन्स 3 महीने आगे तक की। आप कैलकुलेशन करेंगे, 3 महीने की कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालेंगे कि मेरी प्री पेमेंट कितनी है, उसकी एक एंट्री बना देंगे, प्री पेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस क्रेडिट का मतलब एक्सपेंसेस में से लेस कर दो, डेबिट में क्रेडिट क्या होता है, लेस होता है, और जाके एसेट्स में लिख दो, बजाय इसके कि पहले उसके टी काउंट बनाओ, ये करो वो करो। प्री पेमेंट पिछले साल से कोई आ रही थी, आपने इसे एक्सपेंस में नहीं लेकर गए और ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था ये पिछले साल से रिलेटेड है, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। उससे अगली चीज अनअर्न्ड इनकम अकाउंटेड फॉरगॉटन टू बुक। आप कोई इसी तरह से इनकम आई हुई थी, ट्रायल बैलेंस में इनकम नजर आ रही थी, आपने उसे उठाया और इनकम में फेंक दिया। बाद में उसने बताया इसमें तो कुछ इनकम ऐसी थी जो अगले साल से बिलोंग करती थी, एक हिसाब से वो प्रीपेड हो गई। क्या हो गई, किसी ने प्रीपे करके हमें दी, वो हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी। तो आप क्या करेंगे, इनकम को डेबिट कर देंगे, अनअर्न्ड इनकम को क्रेडिट कर देंगे। डिक्रीज इन अनअर्न्ड इनकम, उसकी रिवर्सल, जैसे प्रीपेमेंट की रिवर्सल उसी तरह से इसकी रिवर्सल। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। कोई डिक्रीज इन पेएबल है, कोई पुराना पेएबल है, आप पे कर चुके हुए हैं और वो पे होके एक्सपेंसेस में पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता चला। चाचा असलम एक थे हमारे, अकाउंटिंग एंट्री किया करते थे, उन्होंने गलत एंट्री पास कर दी है, तो हम उसको ठीक करते हुए पेएबल डेबिट और एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। कोई एडवांस दिया हो आपने, एडवांस एक्सपेंसेस में पड़ा हो, तो जिस जगह से पड़ा होता है वहां से निकाल देते हैं, जिस जगह पे जाना होता है वहां पर लिख देते हैं। दीज आर आल्सो करेक्टिंग एंट्रीज, दीज आर आल्सो करेक्टिंग एंट्रीज। तो क्या करेक्टिंग एंट्री करते हुए आराम से सारी चीजें सही हो सकती हैं। फाइनल काउंट में भी तो करेक्टिंग एंट्रीज आ जाती होती है ना, तो ये फाइनल काउंट ही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और क्या है। और खास तौर पे ट्रायल बैलेंस के स्टाइल में ऐसा काम हो सकता है, जैसे भी मैंने दिखाया, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। एडवांस डेबिट और एसेट भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है, जहां पे गलत पड़ा हुआ है वहां पे क्रेडिट कर दो, जहां पर लेके जाना है वहां पर ले जाओ। भाई प्री पेमेंट डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट वाली एंट्री, प्री पेमेंट करंट एसेट में ले जानी है, ये एडवांस उसका कहीं और लेके जाना, नॉन करंट एसेट में लेके जाना। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर आ गया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर आ गया है, अगर आया तो कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा। थोड़ी सी एंट्रीज पीरियोडिक सिस्टम की, किसकी, पीरियोडिक सिस्टम हो तो क्या करोगे, स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। कोई नॉर्मल लॉस होता है, पीरियोडिक सिस्टम में कोई एंट्रीज की नहीं होती। नॉर्मल लॉस हो, परपेचुअल सिस्टम हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट होती है नॉर्मली। एबनॉर्मल लॉस हो, सिस्टम पीरियोडिक हो, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस को एक्सपेंसेस में लिखेंगे, परचेजेस को लेस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस सिस्टम परपेचुअल हो, एबनॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस को एक्सपेंसेस में लिख देंगे, जैसे इन्वेंट्री जल जाती है। कोई आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया, कोई पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए हैं, क्या हो गए हैं, इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए हैं, तो ये तो लॉस बुक कर चुके हुए। अब इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे मिल गए वो रिसीवेबल डेबिट और एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, या कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, आपका लॉस कम हो गया। बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, इंक्रीज इन प्रोविजन बैड डेट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, डिक्रीज इन प्रोविजन डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। इंटरेस्ट का कोई पेएबल है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। कोई और सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह आपने ले लिए हैं और वो क्या नाम है, आपने ले लिए हैं, वो एक लायबिलिटी होगी। अगर आपने किसी को सिक्योरिटी दे दिया तो सिक्योरिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर रिसीव किया तो कैश डेबिट सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटी क्रेडिट। और अगर कहीं पे गलत लिखी हुई है, इनकम में लिखी हुई है, पैसे आ गए, तो इनकम को डेबिट कर देंगे, सिक्योरिटी पेएबल या सिक्योरिटी पेएबल क्रेडिट कर देंगे। थैंक यू।
बर्दाश्त करने का शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक।